हेलो एवरीवन। जो प्रमोशन चालीसा की जीके की जो हमारी क्लासें चल रही है उसमें आज दूसरी क्लास है 12 जनवरी को। आज सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे आप युवा दिवस के साथ इसी क्लास में पिछली क्लास की भांति बेहतर संख्या में मौजूद होंगे। और आपसे निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। जैसे पिछली कक्षा में हमें बताया गया कि हमें साफ नहीं दिख रहा है, आप इस तरह के मार्कर का यूज़ कीजिए। हालांकि हम उससे प्रयास करेंगे आज की क्लास में कि हम पिछली क्लास से बेहतर कर सकें, किंतु आप अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है। हम लगातार बेहतर करते रहेंगे और आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने ये भी फीडबैक दिया कि सर थोड़ा धीरे बोली, तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि थोड़ा सा धीरे चलें, किंतु ज़्यादा टाइम हो जाता है इसलिए थोड़ा सा तेज़ भी चलना पड़ता है। तो ठीक है, आज युवा दिवस पर एक कोटेशन है कि रुकना नहीं, थकना नहीं, नहीं किसी से डरना है। रुकना नहीं, थकना नहीं, नहीं किसी से डरना है। कदम जो आगे बढ़े तो फिर आगे ही बढ़ना है। कदम जो आगे बढ़े तो फिर आगे ही बढ़ना है। लगभग 40 क्लासों में हम क्या कर लेंगे, अपना जो रिवीजन कर लेंगे। जो पीछे के पेपर है ना पोस्टल एग्जाम्स के जीके के पेपरों का रिवीजन, उसके साथ में थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या के साथ क्या करेंगे, प्रश्नों खोल करेंगे। तो लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 क्वेश्चन हमारे सिर से आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि अब तक जो थ्योरी पढ़ी है ना उसमें भी हमने लगभग 90 प्लस परसेंट 90% से ऊपर पर्सन है वो उनसे थ्योरी से आए हैं। तो शुरू क्या करेंगे कि पीछे के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना सारे के सारे हल करेंगे। तो 2022 का हमने पहले एक पेपर कल किया और आज अगला पेपर हल करते हैं। तो चलो बात करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की मानक समय जो रेखा है IST जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट। पहला प्रश्न है कि भारत की मानक समय देशांतर रेखा ग्रीनिच रेखा से कितने डिग्री आगे है या फिर कितने मिनट आगे है। देखिए पहली बात तो है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। मानक समय रेखा भारत की कौन सी है। उसके बाद में बात करेंगे कि विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है। इधर आपको प्रश्न दिख रहा होगा इधर, तो विश्व की मानक समय रेखा कौन सी, विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है। और प्रश्न ये है कि कितने समय आगे है भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से कितने डिग्री आगे है, कितने मिनट आगे है। तो मानक समय रेखा भारत की है वो क्या है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। विश्व की क्या है 0 डिग्री, इसी कहते हैं ग्रीनिच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनिच रेखा। ये देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए भारत की 82 डिग्री 30 मिनट है, विश्व की कितनी है 0 डिग्री। उत्तर हमारा हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितनी, 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब बात यह आती है कि 5 घंटा 30 मिनट आगे कैसे है, कैसे है। देखो 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 82 को पार करने में कितना, 82 को 4 से गुणा करेंगे, 82 को 4 से, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328 और 4 मिनट ये है। ये 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री कितने मिनट में, 2 मिनट में। कितनी आ गई, 330 मिनट आ गई। 330 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 घंटे और 30 मिनट होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 5 घंटे 30 मिनट भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से आगे है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं। अब एक प्रश्न ये बनेगा कि जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की क्या है मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा किसकी, भारत की। ये भारत के किस किस राज्यों से गुजरती है। इसका मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो देखो यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। प्रश्न आएगा कि भारत की मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और कहाँ से गुजरती है, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, 5 राज्यों से गुजरती है। इसका निर्धारण कहाँ से किया गया, इसका निर्धारण क्या पूछेगा, इसका निर्धारण कहाँ से किया गया। इसका निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट का निर्धारण कहाँ से किया गया, इलाहाबाद नैनी से। कहाँ से, इलाहाबाद नैनी से किया गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है।
क्या पूछा है, लिपुलेख दर्रा। इंपॉर्टेंट पासेज की हमने क्लास ली नहीं है, हालांकि इस क्लास में लगभग चीजें कर लेंगे हम। तो देखिए लिपुलेख दर्रा पूछा गया है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, उसके बाद में इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। लिपुलेख किस राज्य में है, लिपुलेख है वो उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखने की लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। अगले कुछ दर्रों की बात करते हैं हम, बोमडिला दर्रा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। कहाँ, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा, लिपुलेख। अगला दर्रा है बोमडिला, पूछ लेगा बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो आप लिखते चलिए बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है। कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। अगला दर्रा जेलेपला दर्रा, कौन सा दर्रा, जेलेपला दर्रा। और अगला दर्रा कौन सा है, रोहतांग दर्रा। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो जेलेपला हो जाएगा, एक नाथुला हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल में है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अगले की बात करते हैं शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा भी कहाँ है, शिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग शिपकिला दोनों हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आता है काराकोरम, कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। एक आता है बुर्जिल दर्रा, कौन सा दर्रा आता है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में, हाँ प्रश्न ये है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, उत्तराखंड में। उसके बाद ये पूछेगा बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम कहाँ है, लद्दाख में है। और बुर्जिल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हम राष्ट्रपति के बारे में भली भांति विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलो बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु। कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, आप बताएंगे राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है, संविधान के। न्यूनतम आयु हो जाएगी 35 वर्ष, 35 वर्ष ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, आप बताएं कि राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 123। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। किससे की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। 61 में क्या है, 61 में महाभियोग है। क्या है 61 में तो महाभियोग है। 123 में क्या है, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। इससे पहले कौन थे, बताइए आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी लिख राशि का लिंक दे दिया जाएगा। और आप अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा कि इससे पहले कौन थे। द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, तो एक प्रश्न क्या बनेगा, एक प्रश्न और क्या बनेगा, एक प्रश्न ये बनेगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। पूछ ले कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधायक एमएलए बनने के लिए आयु 25 वर्ष, एमपी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए आयु बताइए आप। इसका आप कमेंट में लिखिए। हालांकि चाहिए तो 25 वर्ष ही है। उसके बाद में क्या है, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने चाहिए, 30 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। और आगे बात करें कि वोट डालने के लिए, किसके लिए, वोट डालने के लिए कितनी आयु चाहिए, वोट डालने के लिए चाहिए हमें 18 वर्ष।
18 वर्ष न्यूनतम आयु वोट का अधिकार, किसके लिए? वोट के लिए। और 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए। पंचायती राज के चुनाव के लिए कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, चलो चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पहली महिला राज्यपाल भारत की। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल भारत के किस राज्य की महिला थी जो पहली महिला राज्यपाल बनी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। और एक कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। ठीक है, तो प्रश्न ये बनेगा कि फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति। क्या पूछेगा कि पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति। राज्यपाल कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन जाएगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है बाउल लोक नृत्य किसका? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है कि बाउल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बाउल कहाँ का है? बाउल तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है बाउल लोक नृत्य? छठा प्रश्न है हमारा। हाँ, पांचवा प्रश्न पूछा गया कि बाउल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बाउल लोक नृत्य वो किसका है? वेस्ट बंगाल। इसका मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल का है। कुछ अन्य लोक नृत्यों की बात चलो हम कर लेते हैं इसमें। रऊफ लिखिए, रऊफ लोक नृत्य। रऊफ कहाँ का है? उसके बाद में दिया हुआ है घूमर और कालबेलिया। घूमर व कालबेलिया नृत्य की भी बात करेंगे। उसके बाद में दिया गया चिरू कहाँ का है? चिरू उत्तर प्रदेश का है। रऊफ कहाँ का है? रऊफ है वो जम्मू कश्मीर का है। घूमर और कालबेलिया कहाँ के हैं? घूमर और कालबेलिया नृत्य राजस्थान की। कल हमने शास्त्रीय नृत्य की हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में बात है बम्बू भी कहाँ का है? बम्बू भी उत्तर प्रदेश का है। बम्बू और चिरू दोनों के दोनों कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। लावणी एक नृत्य आता है लावणी, और लावणी के साथ आता है तमाशा। क्या आता है? लावणी और तमाशा कहाँ के हैं? दोनों के दोनों लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। पूछ लेगा नौटंकी कहाँ की है? नौटंकी कहाँ की है? नौटंकी तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अगला आता है सत्रिया लोक नृत्य कहाँ का है? सत्रिया तो दोस्तों असम का है। कहाँ का है? सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कई बार पूछ लिया गया है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। पिंडवानी कहाँ का है? पिंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है? तो पिंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। प्रश्न था कि बाउल लोक नृत्य किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। रऊफ जम्मू कश्मीर का। घूमर कालबेलिया राजस्थान के। चिरू यूपी का है। बम्बू यूपी का है। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। सत्रिया असम का है। यक्षगान कर्नाटक का है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का। चलो छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों की जो क्लास है आपको, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका मतलब स्रोत की क्लास है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका मतलब किस देश से ग्रहण किया हमने? यूएस से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही यूएसए हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसके पोस्टमार्टम करते हैं। अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन से लेकर कौन से अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। और किस भाग में है? ये तो भाग 3 में है। भाग 3 में ए की आकृति आता है, तो ए की आकृति में अमेरिका से लिए गए हैं। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में कौन है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें 17 अस्पृश्यता का अंत। मौलिक अधिकार 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का क्या होगा? अंत होगा। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी। क्या होगी? समानता का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 14 देता है। अस्पृश्यता का अंत कौन करता है? 17 करता है। उपाधियों का अंत कौन करता है? अनुच्छेद 18 करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संचार मंत्री कौन है? भारत के संचार राज्य मंत्री कौन है? 7वां प्रश्न, इंडिया के संचार राज्य मंत्री कौन है? कि भारत के संचार राज्य मंत्री कौन है? भारत के
संचार राज्य मंत्री कौन है? पूछा गया है संचार राज्य मंत्री कौन है, तो कौन हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन दिए गए, इसमें हो जाएंगे देवी सिंह चौहान। क्या हो जाएंगे? देवी सिंह चौहान। क्या उत्तर हो जाएगा? देवी सिंह चौहान। इसके स्थान पर यदि आपको ये भी मिल जाएगा ना, देवो सिंह चौहान, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, कई जगह देवी सिंह मिल जाता है, कई जगह देवो सिंह मिल जाता है। देव सिंह चौहान ये तो संचार राज्य मंत्री हैं। और पूछ ले संचार मंत्री कौन है, तो संचार मंत्री सीधा पूछेगा ना, तो ये आपके अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री हो जाएंगे। पूछ ले भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। पूछ ले भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, तो सभी को पता है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। पूछ लिए भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी रमन मिली। ठीक है, 8वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? क्या प्रश्न है? UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका सी है, इसमें क्या दिया? हाँ, सी ऑप्शन है यूनिक, UNIQUE, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, AUTHORITY अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आधार है, आधार से संबंधित UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न दोनों के दोनों इथिक्स के प्रश्न हैं। किसके प्रश्न है दोस्तों? 9वां 10वां प्रश्न दोनों के दोनों इथिक्स के प्रश्न है। चलो बात कर लेते हैं 9वां। नैतिकता शब्द किससे लिया गया है? नैतिकता शब्द, नैतिकता शब्द किससे लिया गया है? पहले बात, नैतिकता क्या है? नैतिकता अनुशासन, चरित्र, इन सब के बारे में कौन बात करता है? नैतिकता किन के बारे में बात करती है? अनुशासन, चरित्र के बारे में बात करती है। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? लोकाचार शब्द से लिया गया है। लोकाचार शब्द से लिया गया है। आपका लोकाचार उत्तर सही हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न, नैतिक व्यवहार का विषय क्या है? नैतिक व्यवहार का विषय क्या है? आपको नैतिक व्यवहार क्या हो जाएगा? अनुशासन, चरित्र, लोकाचार हो जाएगा। तो नैतिक व्यवहार का विषय, व्यवहार का विषय आपको 10वां प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर। नैतिक व्यवहार का विषय क्या है? नैतिक व्यवहार का विषय क्या है? तो नैतिक व्यवहार का विषय दोस्तों नियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन करना क्या है? नियमों का पालन करना। अब इसका उत्तर ये सही क्यों हुआ? नियमों का पालन करना। देखिए नैतिकता क्या है? अनुशासन से संबंधित, अनुशासन और चरित्र से संबंधित है। तो नैतिक विषय, नैतिक व्यवहार क्या हो जाएगा? नियमों का पालन करना अपने आप में क्या है? अनुशासन है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुशासन, नियमों का पालन करना। ठीक है, चलो फिर कल की क्लास में और अधिक प्रश्नों की बात करेंगे। जो हमारी GK 40 सीरीज है वो चलती रहेगी और हम लगभग 500-600 क्वेश्चन इसमें सीरीज में करेंगे, जहाँ से आपका कोई भी पोस्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू।